तो देखो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कन्फर्मेशनल आइसोमर सीख लिया था। अब आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें समझेंगे। तो हम लोगों का आज का केस है साइक्लोहेक्सेन। हम लोग एक्चुअल में साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल को समझते हैं। तो हम लोगों ने भाई सिंपल सिंपल कन्फर्मेशनल आइसोमर सीख लिया था और हम लोग अब आज आगे बढ़ते हैं और कुछ बातें समझते हैं साइक्लोहेक्सेन के लिए। अब देखो होता क्या है, जितने भी साइक्लिक चेन होते हैं उनमें साइक्लोहेक्सेन सबसे ज़्यादा कॉमन है और एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा स्टेबल है। देखो होता क्या है, जैसे मान लो आपके पास एक 3 मेंबर का रिंग है, ठीक है। तो 3 मेंबर के रिंग में ये आपको पता होगा कि इसका एंगल कितना है, 60 डिग्री होता है। और जबकि sp3 कार्बन जो होता है उसका एंगल होना चाहिए कितना आपके पास, 109 डिग्री 28 मिनट। तो sp3 का एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट और इसका एंगल होता है सिर्फ 60 डिग्री। तो एंगल जितना चाहिए भाई उससे तो बहुत ही कम एंगल है। तो यहाँ पे क्या है कि एंगल की वजह से मॉलिक्यूल अनस्टेबल है, तो बोलते हैं यहाँ पे एंगल स्ट्रेन है। तो एंगल स्ट्रेन का मतलब कि हमको जो चाहिए वो नहीं मिल रहा, कुछ और मिल रहा है। तो वहाँ पे एंगल की वजह से मॉलिक्यूल में अनस्टेबिलिटी होती है, तो उसको बोलते हैं एंगल स्ट्रेन, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो कि इन केस ऑफ साइक्लोप्रोपेन एंगल स्ट्रेन इज वेरी हाई, सो मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल। तो ये एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल होता है। फिर हम लोग अब आगे बढ़ते, देखो हम लोगों ने क्या देखा कि साइक्लोप्रोपेन से ज़्यादा स्टेबल होता है साइक्लोब्यूटेन, क्योंकि यहाँ पे एंगल कितना होता है 90 डिग्री, ठीक है। इससे ज़्यादा स्टेबल होता है साइक्लोपेंटेन, इसका एंगल होता है 108 डिग्री, ठीक है। एंगल ऑफ पॉलीगन पढ़ाया जाता है बच्चों को 7th 8th में पढ़ाया जाता है। आप लोगों को पढ़ाया क्या होगा, आप लोगों को पता होगा भाई कैसे निकालता है, आप लोगों को पता होगा। तो इसका एंगल होता है 108 डिग्री, ठीक है, साइक्लोपेंटेन में। अब साइक्लोहेक्सेन जो होता है, देखो इसका एंगल देख के कितना लगता है 120 डिग्री, ठीक है। तो वो sp3 का एंगल चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट। अरे भाई ऐसा कोई रूल थोड़ी ना है कि जितना चाहिए उससे ज़्यादा हो जाएगा तो स्टेबल हो जाएगा, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है भाई। जितना चाहिए उतना चाहिए, इतना चाहिए तो जिसका एंगल इतना होगा तो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। तो ये 108 इसके ज़्यादा क्लोज है, बल्कि वो तो दूर है। तो अगर आप मतलब दिखावे पे जाओ, एक चीज़ ध्यान रखना, जो दिखता है हमेशा ज़रूरी नहीं कि वो सच हो। कई बार दिखने वाली चीज़ें आपको गलत भी हो सकती है, कई बार आपको गलत दिखाया जा सकता है। इसका एंगल चाहिए भाई 109 डिग्री 28 मिनट, ये ज़्यादा क्लोज है, ठीक है। वो तो बल्कि दूर है, और ऐसा कोई रूल नहीं कि ज़्यादा होगा तो अच्छा रहेगा, वो दूर है, मतलब कि एंगल ज़्यादा होना भी सही नहीं होता। तो वो अनस्टेबल होना चाहिए। पर हमको क्या मिला कि जो साइक्लोहेक्सेन होता है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है और इसका एंगल 109 डिग्री 28 मिनट एग्जैक्टली होता है। मतलब हमको जो दिख रहा है वो नहीं है, वहाँ कुछ गड़बड़ है। उसी गड़बड़ को समझेंगे आज हम लोग साइक्लोहेक्सेन टॉपिक में, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो एमंग ऑल द साइक्लिक चेन cyclohexane is most stable cyclic chain. In this bond angle is exactly 109 डिग्री 28 मिनट। क्यों होता है, कैसे होता है, इसके लिए अब आपको 3D में जाना पड़ेगा। देखो साइक्लोहेक्सेन जैसा दिखता है वैसा एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसमें नीचे लिखो साइक्लोहेक्सेन एग्जिस्ट इन मेनी डिफरेंट फॉर्म टू satisfy the sp3 hybridization, to satisfy sp3 hybridized bond angle। वो अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो उसके अलग अलग फॉर्म को देखो समझते हैं। तो सबसे इंटरेस्टिंग इसका जो फॉर्म है वो है
ये इसके फॉर्म है, मतलब वो अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। उसने अपने आप को 3D में ऐसा अरेंज कर लिया कि एक कार्बन यहाँ, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और 6। तो साइक्लोहेक्सेन जो होता है वो ऐसे चेयर के फॉर्म में एग्जिस्ट करना प्रिफर करता है। जहाँ पे क्या होता है, रिपल्सन्स कम होते हैं, तो मॉलिक्यूल क्या होता है, काफ़ी स्टेबल होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि सर इसको फिर कन्फर्मेशन के अंदर क्यों पढ़ा रहे हो। देखो कन्फर्मेशन का मतलब क्या होता है कि कुछ मॉलिक्यूल खुद से नाचते रहते हैं, खुद से घूमते रहते हैं। तो जो मॉलिक्यूल खुद से रोटेट होते रहते हैं, नाच रहे हैं, तो वैसे मॉलिक्यूल के लिए हम लोग बोलते हैं कि कन्फर्मेशन। तो ये जो साइक्लोहेक्सेन है, इसको इसमें चैन नहीं पड़ेगा, ये घूमता रहेगा। अब देखो होता क्या है, पहले समझते हैं। देखो आप लोग पहले इसको समझ लो। तो देखो जैसे मान लो कि देखो चेयर है, देखो चेयर में ये अरे चेयर में मान लो कि जैसे 4 कार्बन, ठीक है, आप ऐसे समझ लो। चलो मैं कुछ बड़ा बुक ले लेता हूँ समझाने के लिए। तो मान लो जैसे ये, ठीक है, तो 1 2 3 4 कार्बन जैसे प्लेन में, ठीक है। फिर 5वां कार्बन और 6वां कार्बन, ठीक है। 6 कार्बन होता है साइक्लोहेक्सेन में, 1 2 3 4, ये 5th और ये 6th, ठीक है। ये नीचे से ऊपर आता है, अरे भाई नीचे से ऊपर आता है, तो ये हो गया हाफ चेयर। समझो आराम से, 1 2 3 4, ये 5th और ये 6th। चाहो तो नीचे वाले को ऊपर भेज दो, चाहो तो ऊपर वाले को नीचे भेज दो, बात एक ही है। ठीक है, एक को चेंज करवा रहे, दोनों को नहीं करवाना, कन्फ्यूजन होगा फालतू में। तो ये नीचे से यहाँ आ गया, इसको बोलते हैं हाफ चेयर, अपने आप होता रहता। ये थोड़ा सा ऊपर गया तो इसको बोलते हैं हम लोग ट्विस्ट बोट, और जब और ऊपर चला तो इसको बोलते हैं बोट। तो इस तरीके से कन्वर्ट होता रहता है। जब दोनों ऊपर होते हैं उसको बोलते हैं बोट, फिर ये बोट से नीचे जाएगा ट्विस्ट बोट, फिर और नीचे जाएगा हाफ चेयर, फिर और नीचे जाएगा तो चेयर। इस तरीके से कन्वर्जन होता रहता है। तो देखो समझते क्या होता है, एक किसी को घुमाते रहते हैं। तो मान लेते ये यहाँ पे अभी आपके पास जा रहा है, ठीक है, ये खुद से कन्वर्जन होता रहता है। तो उसमें देखो क्या हुआ, 4 एक प्लेन में, और फिर आपके पास ये कुछ ऐसा। तो ये स्ट्रक्चर आपके पास है हाफ चेयर। देखो ये फिर और ऊपर जाएगा, खुद से जाता रहता है, खुद से कन्वर्जन होता रहता है। पर अभी थोड़ा सा ऊपर ही ऐसा, ठीक है। तो आपके पास अभी कुछ ऐसा है, एक ऊपर है और ये थोड़ा सा ऊपर गया है, इसको बोलते हैं अभी ट्विस्ट बोट। ट्विस्टेड बोट है, ट्विस्ट बोट, ठीक है। और अभी और ऊपर जाएगा, मतलब दोनों आमने सामने एकदम खड़े हो जाएंगे, तो वो क्या होता है, ये होता है बोट। तो टोटल ये फॉर्म हो गए, मतलब चेयर में नीचे वाले को आप जब घुमाते हो तो पहले बनता है, खुद से हो रहा है हाफ चेयर, फिर ट्विस्ट बोट, फिर बोट, ठीक है। अब देखो होता क्या है, पहले कुछ चीजें स्टेबिलिटी के बारे में समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले बात तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा चेयर। देखो होता क्या है कि एटम एक दूसरे को रिपेल करते हैं, चेयर में देखो सब ये दूर दूर है, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है। यहाँ पे एक प्लेन में देखो, एक प्लेन में यहाँ पे क्या है कि 5 कार्बन आ गए, हाफ चेयर इसलिए बहुत अनस्टेबल होता है। बोट और ट्विस्ट बोट में समझते हैं। देखो बोट में क्या होता है, देखो ये दोनों कार्बन आसपास है तो इनमें रिपल्सन होता है। देखो समझो क्या है कि एक प्लेन में 5 है तो यहाँ पे रिपल्सन हो रहा है, ये दोनों ऊपर ऊपर है तो इनमें भी रिपल्सन होता है। इसको बोलते हैं फ्लैग अरे झंडा, फ्लैग पोल पोजिशन। अभी मैं सबके मतलब मैं अभी आपको चेयर के बारे में, बोर्ड के बारे में अलग से लिखवाऊंगा अभी, ठीक है, पहले बस समझ लेते हैं। तो इनमें रिपल्सन होता है तो इसकी स्टेबिलिटी कम होती है। तो देखो जब रिपल्सन होगा, मान लो ये रिपल्सन हो रहा है, ठीक है, तो अगर आप इसको थोड़ा सा दूर कर दो तो देखो इनमें डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो रिपल्सन कम होगा, और ज्यादा नीचे कर दोगे तो फिर यहाँ पे एक प्लेन में 5 होगा, फिर से रिपल्सन। तो ट्विस्ट बोर्ड के केस में क्या है कि इनमें डिस्टेंस ज्यादा होता है तो इसलिए इसकी स्टेबिलिटी बोर्ड से भी ज्यादा होती है। तो अगर आप इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखते हो तो सबसे ज्यादा स्टेबल है चेयर, फिर है
ट्विस्ट बोट, फिर है बोट, और सबसे लास्ट में हाफ चेयर। तो इसमें नीचे लिखो साइक्लोहेक्सेन कन्वर्ट ऑटोमेटिकली at room temperature from one form to other form. In this, chair form is most stable form, so it spend most of the time in chair form only. अब कन्फर्मेशन आइसोमर किया है तो एक वो एनर्जी वाला डायग्राम तो करना बनता ही है भाई, तो कर लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी, और इधर क्या लिख, इधर टाइम लिख देते, घूमता रहता है जो, ठीक है, बस समझने के लिए। कुछ एनर्जी के रेफरेंस ले लेते हैं ना, अच्छा रहेगा। देखो ये है फॉर्म, आराम समझो। पहले वो था चेयर फॉर्म, आराम से मैं यहाँ पे, चलो मार्कर को भी चेंज कर लेते हैं, अच्छे से डायग्राम बनाते हैं। पहले वो था चेयर फॉर्म जो कि सबसे स्टेबल, एनर्जी कम, तो ये फिर क्या बना, हाफ चेयर। तो ये पॉइंट है हाफ चेयर, जो कि सबसे अनस्टेबल था, तो इसकी एनर्जी ज़्यादा। तो हाफ चेयर मीन्स यहाँ कर लेते हैं, चलो ठीक है, सबसे ज़्यादा अनस्टेबल। फिर क्या बना, फिर बना ट्विस्ट बोट। अरे वो स्टेबल था, ठीक है, और फिर आपके पास बना बोट। तो ट्विस्ट बोट और बोट में बस एंगल का डिफरेंस है। बोट में क्या होता है, दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, ट्विस्ट बोट में थोड़ा सा नीचे, ऐसा बस ट्विस्ट हो गया। तो बस चेयर फॉर्म से हाफ चेयर, फिर ट्विस्ट बोट, फिर बोट, फिर बोट से फिर से ट्विस्ट बोट, फिर से चेयर फॉर्म, फिर हाफ चेयर और फिर चेयर, चलता रहता है। दैट इज द कन्फर्मेशनल आइसोमर ऑफ साइक्लोहेक्सेन। ये आपस में कन्वर्ट होते रहते हैं, चलते रहते हैं, ठीक है। सबसे कम एनर्जी किसकी है, चेयर फॉर्म की। तो वहाँ मतलब कि जो साइक्लोहेक्सेन होता है नॉर्मली किस में एग्जिस्ट करता है, नॉर्मली एग्जिस्ट करता है चेयर फॉर्म में, ठीक है। तो अब आपको अगर कोई साइक्लोहेक्सेन बोले बनाने के लिए, तो आप खुद से क्या बनाओगे, आप खुद से बनाओगे हमेशा चेयर फॉर्म, ठीक है। तो साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। चेयर फॉर्म पे देखो काफ़ी मतलब जगहों पे काफ़ी टीचर, काफ़ी बुक्स में या काफ़ी लोग इतना ही बता के छोड़ देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। पर अगर आपका टारगेट जेईई एडवांस है, तब तो पता ही होगा बाल की खाल निकालना आना चाहिए। तो अब आप लोगों को क्या है कि इसका और भी ज़्यादा रिसर्च एनालिसिस पता होना चाहिए। तो करते हैं थोड़ा सा डिटेल में और चीज़ों पे जाते हैं। अब थोड़ा सा देखते हैं हम लोग साइक्लोहेक्सेन के बारे में। ये लिखते हैं चेयर फॉर्म, तो नीचे लिखो चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन। अब साइक्लोहेक्सेन के चेयर फॉर्म पे एकदम रिसर्च कर डालते चलो। तो वो सारे टर्म याद होंगे आप लोगों को, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल। एक्सल इक्वेटोरियल केमिकल बॉन्डिंग वाला, मान लो अगर ये मॉलिक्यूल का प्लेन है तो इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल, ऊपर नीचे वाला एक्सियल, ठीक है। तो नीचे लिख लो कि प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल इज नोन एज इक्वेटोरियल प्लेन। अरे ये याद होगा ना, ये प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल इज नोन एज इक्वेटोरियल प्लेन, एंड ऊपर नीचे वाला क्या कहलाएगा, एंड
एक्सिस above and below the plane of molecule is known as axial, बस एक्सियल पोजिशन, ठीक है। तो अब हम लोग समझने जा रहे हैं इसमें एक्सियल एंड इक्वेटोरियल, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। तो देखो होता क्या है कि इन सब में हाइड्रोजन भी लगा होगा, तो साइक्लोहेक्सेन में हाइड्रोजन भी लगा होगा, चलो हाइड्रोजन लगा देते हैं आराम से, हाइड्रोजन ही लगाते हैं, आगे कुछ और भी लगा लेंगे, ठीक है। इसमें देखो एक हाइड्रोजन ऊपर होता है, देखो स्टेबिलिटी के हिसाब से सोचो आराम से, देखो ये sp3 है तो 1 2 और 3 ऐसे होंगे, एक ऊपर, यही तो होता है, तो एक ये और एक ये। तो एक बात ध्यान रखना कि जब ये ऊपर साइड जाएगा तो ये नीचे होता है, ठीक है ना। और एक्चुअल में मैं आपको थोड़ा और डिटेल में ले चलता हूँ। देखो होता क्या है कि एक्चुअल में ये थोड़ा सा ये ऐसा होता है, तो चेयर फॉर्म भी एकदम फ्लैट चेयर नहीं होती, थोड़ा सा एक्चुअल में चेयर कुछ ऐसा होता है, ऐसे, ठीक है ये। तो अब होता क्या है कि देखो इसका एक्सियल ऊपर था, ठीक है, तो इसका एक्सियल नीचे होगा और इधर साइड आपके पास होगा इक्वेटोरियल, ठीक है। देखो समझो, देखो 4 बॉन्ड होते हैं sp3 में, सब कुछ 109 डिग्री, देखो 1 2 तो एक ऊपर तो ये चौथा, ये ध्यान रखना जब ये ऊपर होगा तो थोड़ा सा नीचे होगा, ठीक है। जब ये नीचे जा रहा है तो ये तीनों ऊपर होंगे, तो ये थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा नहीं पर स्लाइटली ऊपर होता है, स्लाइटली मतलब कि ये मतलब इतना भी नहीं होता है, ऐसे। दिस इज इक्वेटोरियल, इसे मॉलिक्यूल के प्लेन में, ठीक है। अब देखो है क्या, समझो ये नीचे आने का कोशिश कर रहा है, ये नीचे, तो इसका मतलब कि इसमें जो होगा ये ऊपर होगा एक्सियल, ठीक है। ये एक्सेल इसमें ऊपर है, समझ में आ रहा है, ये एक्सेल आपके पास क्या होगा, ऊपर हो गई है, ठीक है। और ये देखो है कि आप ऐसे समझो आराम से, थोड़ा इसमें इमेजिनेशन की जरूरत है। देखो ये मान लो कि जैसे साइक्लोहेक्सेन में था ये, जैसे मान लो चेयर, मतलब चेयर में, तो ये नीचे जा रहा है ना, देखो ये, और साइक्लोहेक्सेन मतलब ऐसा होता है, ये नीचे आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो देखो होगा क्या, इसमें ये बॉन्ड नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा वो थोड़ा आगे की तरफ निकलेगा ये, तो मतलब ये वाला हाइड्रोजन जो है ये इक्वेटोरियल होगा, थोड़ा आगे की तरफ निकल रहा है, समझ लो ये एक तरह से समझ लो वेज पोजीशन पे, वेज, इसको आप वेज भी करना चाहो तो कर सकते हो, कुछ कुछ ये वेज पोजीशन जैसा ही है, मतलब इससे ऊपर उठने की कोशिश कर रही है, ठीक है। ये कुछ ऐसा, ठीक है। अब देखो नीचे पहुंच गए हम लोग, नीचे पहुंच गए, तो नीचे आने पे यहाँ पे एक्सियल नीचे और इक्वेटोरियल फिर इधर ऐसा निकलता है वो इक्वेटोरियल आगे, ठीक है। अब होता एक्चुअल में क्या है कि ये भी जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा एक्चुअल में उसमें ऊपर हल्का सा उठा ही रहता है ये, तो यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो इसमें बॉन्ड इधर आ रहा है, देखो इसका बॉन्ड, देखो इसका बॉन्ड इधर जा रहा था, ठीक है, इसका बॉन्ड इधर आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो एक्सियल होगा वो ऐसा होगा और इसका जो इक्वेटोरियल होगा ये, मतलब बल्कि आप इसको बेटर है, आप इसको बल्कि चाहो तो ये डैश से कर लो, ये कुछ ऐसा। अरे देखो ये अगर आप मॉलिक्यूल में देखोगे, ठीक है, देखो ये मॉलिक्यूल, तो आगे वाले में देखो एक्सेल इधर है, तो क्योंकि देखो आराम से समझो, आगे वाले मान लो ये वाला कार्बन था, तो क्योंकि ये इधर आ रहा था और ये दो तो थे, तो जब एक्सेल इधर था तो इक्वेटोरियल वाला हाइड्रोजन आपकी तरफ आगे गया, ठीक है। ये वाला हाइड्रोजन से क्योंकि बॉन्डिंग इधर होती है, तो जब यहाँ पे एक्सियल होगा तो इक्वेटोरियल वाला पीछे आएगा, पीछे, तो ये पीछे जा रहा है, ये मॉलिक्यूल से आगे आ रहा है, ये बात ध्यान रखना, थोड़ा सा इसमें ध्यान देने की जरूरत है।
देखो जेई एडवांस में जाना है तो ऐसे मतलब मजाक वाली चीजें नहीं आती, थोड़ा सा पता होना चाहिए इमेजिनेशन। तो ये ऊपर जा रहा है, ये आगे की तरफ आ रही है, ऊपर जा रही है, अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है ये। और इसमें देखो क्या होगा, ये नीचे की तरफ एक्सियल, ठीक है। तो ये फिर से ऊपर जा रहा है, तो आपके पास ये वह इक्वेटोरियल, ठीक है ये। तो बल्कि ये थोड़ा सा ऊपर होगा, स्लाइटली अपवर्ड ही होगा। तो ये डायग्राम, इसको ड्रॉ कर लो सब लोग। ये होता है आपका मतलब साइक्लोहेक्सेन का एक्चुअल डायग्राम, जहां पे मैंने हाइड्रोजन के पोजीशन को भी दिखाया, ठीक है। कैसे याद रखोगे, एक्सेल ऊपर एक्सेल, मतलब एक्सेल को एक्सेल ऊपर एक्सेल नीचे, एक्सेल ऊपर एक्सेल नीचे, एक्सेल ऊपर एक्सेल नीचे, अल्टरनेट, ठीक है। ऊपर नीचे चलता रहता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका डायग्राम, या जिसको हम लोग एक और तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। एक्सियल इक्वेटोरियल, एक्सियल इक्वेटोरियल, यहाँ पे एक्सियल ऊपर, इक्वेटोरियल आप लोगों की तरफ आगे आ रही है, एक्सियल नीचे, इक्वेटोरियल, फिर एक्सियल ऊपर, फिर ये थोड़ा पीछे की तरफ जा रही है, ध्यान रखना। बल्कि ये ऊपर है तो बल्कि नीचे की तरफ, या बल्कि मैं इसको इधर कर देता हूँ इक्वेटोरियल, ठीक है। ये कुछ ऐसा, और एक्चुअल में इसको इधर ना करके वैसे ये रहेगा ही, मतलब ये, लेकिन ये बैक साइड है, ध्यान रखना बैक साइड ही है, ठीक है। बैक साइड है मतलब पीछे की तरफ नीचे जा रहा है। ये देखो ये ऊपर है तो ये मतलब अगर एक्सेल ऊपर है तो इक्वेटोरियल थोड़ा सा नीचे जाता है, पर बैक तरफ है, अंदर साइड है। तो ये जो डैश से दिखाया था, मतलब कि और थोड़ा नीचे की तरफ है ये, और ये वेस्ट है, और एक्सियल, ये इक्वेटोरियल, ठीक है। ये आपके पास हो गया इसके डायग्राम, ठीक है। अब इसमें हम लोग अगर कोई भी मॉलिक्यूल को हमने जोड़ दिया, मान लो किसी ग्रुप को जोड़ दिया, तो यहाँ पे हम लोग सिस और ट्रांस समझते हैं, तो इसमें नीचे लिखते हैं सिस एंड ट्रांस इन चेयर फॉर्म। तो सिस और ट्रांस समझते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हम लोग सेक्शन में जा रहे हैं जे एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसी भी देख लो, देखो जो ऊपर है तो नीचे, ये नीचे तो ऊपर, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, इसको 1 कर देते हैं, इसको 2, इसको 3, इसको 4। अगर आपने इसको 1 किया तो ये 1 2 3 किसी मतलब देखो नंबरिंग कहीं से भी चालू कर सकते हो, पर मैंने स्पेशली ये ले लिया क्योंकि ये समझना आपको सिंपल रहेगा, ठीक है। अगर आपके पास 1,2 पोजीशन है, जिसको बोलते हैं एडजेसेंट पोजीशन है, तब कैसे डिसाइड करेंगे सिस और ट्रांस। इसमें सिस और ट्रांस आपको पूछा जाएगा, ठीक है। तो देखो अगर ज्यादा दिमाग लगाओगे तो गलत हो सकता है, तो जो चीजें बता रहे हो उसको फॉलो करो। देखो कैसे, जो ऊपर है ये नीचे अपोजिट है, ये ऊपर तो ये नीचे, ठीक है, अपोजिट है। तो ये क्या है, ये आपके पास है ट्रांस, ट्रांस मतलब अपोजिट है, ठीक है। तो अगर ए और ए समझो ट्रांस है, तो इसका मतलब फिर ई, देखो आप ऐसे समझ लो, कोई भी मतलब एक ग्रुप समझ लो, मान लो कि CH3, यहाँ पे मान लो H, यहाँ पे H और यहाँ पे CH3। ट्रांस एक बार याद करो, ट्रांस याद करो। अगर CH3 अपोजिट है तो ट्रांस होगा, तो इसका मतलब H और H भी अपोजिट है। देखो CH3 अपोजिट है तो बाय डिफॉल्ट H और H अपोजिट होगा। तो आपको दिख रहा है कि CH3 का अपोजिट CH3 लगा है, तो वो क्या है, वो है ट्रांस।
इसका मतलब ये भी है कि H के अपोजिट H भी लगा होगा। देखो दिख आपको भले कैसा रहो, पर एक्चुअल में ऐसा है, ऐसा होता है, ठीक है। तो अब आप क्या याद रखोगे, तो हम लोग इसको लिखते हैं, इसको क्या याद रखोगे, देखो यहाँ पे क्या है, एक्सियल, इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल, एक्सियल। तो अगर 1 और 2 पे होता है, तो अगर कोई ग्रुप एक्सेल एक्सेल पे लगे हैं या फिर कोई ग्रुप इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल पे लगा है, तो इनको बोलते हैं हम लोग ट्रांस। आपको एक्सेल एक्सेल लग के आने के चांसेस कम है, क्योंकि आप उसको पहचान लोगे। तो अगर दो ग्रुप इक्वेटोरियल पे लगे हैं तो वे एक दूसरे का ट्रांस कहलाएंगे, पर अगर कोई एक्सेल में है कोई इक्वेटोरियल में है तो वो एक दूसरे का सिस कहलाता है, ठीक है। 1 2 के लिए ये रूल होता है। तो अगर कोई एक्सियल है कोई इक्वेटोरियल तो सिस, दोनों एक्सियल या दोनों इक्वेटोरियल तो ट्रांस। तो इस तरीके से आपको फॉलो करना है। ये किसके लिए, 1 और 2 के लिए। अगर आपके पास 1,3 पोजीशन है, तो 1,3 पोजीशन अगर आपके पास है, तो यहाँ पे चीजें A, या फिर E, सिस हो जाता है, और ये आपके पास हो जाता है ट्रांस। देखो समझो, अगर 1,3 तो देखो 1 2 3, ये ऊपर सेम साइड ना, ऊपर, तो ऊपर मतलब सेम साइड, मतलब कि सिस, ये ऊपर और ये ऊपर सिस। इसका मतलब अगर ये और ये सिस है तो मतलब E और E भी ऑटोमेटिक सिस, बताना वही चाह रहा है। तो फिर वहां पे ऑटोमेटिक एक्सेल इक्वेटोरियल दोनों मिलाकर ट्रांस हो जाएगा, ठीक है। ये आपको इस तरीके से इसको ध्यान रखना है। फिर आगे अगर 1,4 होगा तो 1,4 पोजीशन भी क्या होगा आपके पास, सेम होगा जो पहला 1,2 था, मतलब 1,2 और 1,4 सेम होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये होगा ट्रांस, ये होगा सिस, ठीक है। ये होगा ट्रांस और ये होगा आपके पास सिस, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये ट्रांस होता है, ये आपके पास सिस होता है, ठीक है। ये सेम वैसे ही जैसा हमने पहले किया था। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो कुछ बातों को याद रखना है कि जैसे मान लो इनमें स्टेबिलिटी कभी पूछता है, तो आप लोगों को याद होगा कि ट्रांस की स्टेबिलिटी सिस से ज़्यादा होती है। याद रखना कि ट्रांस की इस पे एक क्वेश्चन आप लोगों को आगे हाइड्रोकार्बन में मिलेगा, और इस पे मतलब हाइड्रोकार्बन पे क्वेश्चन होते हैं। तो ट्रांस की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो इसका मतलब कि अगर अगल बगल पोजिशन पे है तो दोनों एक्सियल में होंगे या दोनों इक्वेटोरियल में होंगे तो ज़्यादा स्टेबल है। अगर अल्टरनेट है तो एक एक्सेल एक इक्वेटोरियल, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो ये ध्यान रखना कि ट्रांस की स्टेबिलिटी इससे ज़्यादा होती है। चलो अभी स्टेबिलिटी पे नहीं आते हैं हम लोग, और हम लोग इस पर आपको आते हैं अभी कन्फर्मेशन आइसोमर पे। तो अब होता क्या है कि ये जो मॉलिक्यूल हम लोगों ने जो किया है एक्चुअल में, अभी जो हम लोग जो ड्रॉ कर रहे थे आपका जो चेयर फॉर्म, इसको देखो ड्रॉ करते हैं। तो देखो जो आपका मतलब कि जो चेयर फॉर्म होता है, आप एक्चुअल में इसको न्यूमैन प्रोजेक्शन में ड्रॉ कर सकते हो। तो नीचे लिखो चेयर फॉर्म इन न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्म। तो हम लोग चेयर फॉर्म को न्यूमैन प्रोजेक्शन में ड्रॉ करते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा है। एक बात ध्यान रखना है, ये जो न्यूमैन प्रोजेक्शन जो होता है एक्चुअल में, इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो ये स्टैगर्ड फॉर्म। स्टैगर्ड का मतलब क्या है, देखो इसका एच नीचे है तो इसका एच ऊपर है, तो इसका एच नीचे, मतलब किसी भी एच के पीछे दूसरा एच नहीं आ रहा, तो एक्चुअल में ये स्टैगर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। तो याद रखना सबसे पहले तो ये स्टैगर्ड फॉर्म आपको ड्रॉ करना है इसमें, कि इसमें ये एच ऊपर तो एच नीचे उल्टे चल रहे हैं, ठीक है। तो देखो कैसे कर सकते हैं इसमें, इसमें देखो दो हम लोग क्या पकड़ेंगे, दो आपके पास कार्बन पकड़ेंगे, ठीक है। तो किस तरीके से कर सकते हैं इसको लिख लेते हैं 1, ठीक है। इसको आपके पास 2
और इसको 3 और इसको 4, इसको 5 और इसको 6। ठीक है, यही होगा आपके पास। तो देखो होता एक्चुअल में क्या है, देखो पहली बात तो क्या होता है न्यूमैन प्रोजेक्शन में, क्या होता है आप समझो। पहले न्यूमैन प्रोजेक्शन में आप जब ड्रॉ करते थे तो आगे वाला डॉट पीछे वाला सर्किल, ठीक है। न्यूमैन प्रोजेक्शन में आगे डॉट पीछे सर्किल, तो डॉट के पीछे क्या आता है सर्किल। मतलब अब आप क्या करो, ये जो चेयर फॉर्म है ऐसे समझो कि ये जो चेयर फॉर्म है एक्चुअल में, इस चेयर फॉर्म को मैं ऐसे देख रहा हूँ, तो मुझको क्या दिखाई देगा, 2 के पीछे 3। तो वो ध्यान से समझो, न्यूमैन प्रोजेक्शन में सामने देखते थे तो पहला वाला कार्बन डॉट, दूसरा वाला कार्बन सर्किल, ठीक है। तो मैंने चेयर फॉर्म को ऐसे देखा तो मुझको दिखाई दे रहा है 2 के पीछे 3 दिखाई दे रहा है एक्चुअल में, 2 के पीछे 3 वाला है, और मुझको दिखाई दे रहा है 6 के पीछे 5 वाला, ठीक है। नंबरिंग ऐसे रैंडमली कर दिया, तो मुझको दिखाई दे रहा है 2 के पीछे है 3, मैंने ऐसे जोड़ दिया, ऐसे मान लो देखा ये, और मुझको क्या दिखाई दे रहा है 6 के पीछे है 5, ठीक है। और याद रखना क्योंकि देखो 2 के पीछे 3 है, तो देखो इसका हाइड्रोजन इधर तो इसका हाइड्रोजन इधर, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है कैसा, ये आपके पास है स्टैगर्ड फॉर्म। देखो नंबरिंग के हिसाब से देखो ये है 2 वाला कार्बन, ये 3, ठीक है। क्योंकि 2 1 से जोड़ा है तो हम लोग देखो ध्यान से करेंगे ये, तो देखो क्या है, ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, और इसको मैंने कर दिया CH2, ये पहला वाला, ठीक है। देखो 2 1 से जोड़ा है, ठीक है। और फिर वो आपके पास क्या है, देखो आप देखो आराम से समझो कि ये जो है चेयर फॉर्म, मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ। अरे चेयर फॉर्म को ऐसे देखा तो देखो इसमें दिखाई देगा, अगर ये मैंने डॉट से लिया तो ये भी देखो डॉट से रहेगा। अरे भाई ऐसे करके देख रहे हैं, तो जो पहला वाला न्यूमैन में जो पहला वाला कार्बन था वो था डॉट, तो ये इसके लिए पहला होगा और ये दूसरा कार्बन होगा, फिर ये सर्किल से और ये सर्किल से, ठीक वैसे ही। तो ये आया 1 और फिर आपके पास ये डॉट और ये सर्किल, तो ये आपके पास कौन सा कार्बन, ये आपके पास है 6 और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है ये। अब देखो थर्ड वाला क्या होगा, ये हाइड्रोजन, अरे ये थर्ड वाला कार्बन है, और देखो इससे जुड़ा है ये 4th, तो क्या होगा, इससे आपके पास क्या जुड़ा है, ये 4th वाला, ठीक है। और 4th वाला फिर किससे जुड़ा है, 5th वाले से। तो देखो ये इसका रिप्रेजेंटेशन होगा, ये इधर भी एक हाइड्रोजन और इधर भी एक हाइड्रोजन, ठीक है। देखो तो ये आपके पास होता है स्टैगर्ड फॉर्म, आराम से समझ में आ रहा होगा। देखो मैंने चेयर फॉर्म को ऐसे करके देखा, तो 2 वाला डॉट से, 3 वाला सर्किल से, 2 वाला जुड़ा है 1 से, और फिर ये देखो यही वाला देखो ऐसे करके देखा है तो आपको 6 वाला से जुड़ा है, तो ये ठीक है। तो ये आपके पास आ गए, मतलब कि स्टैगर्ड फॉर्म का न्यूमैन प्रोजेक्शन, ठीक है। तो याद रखना कि जो चेयर फॉर्म होता है वो स्टैगर्ड फॉर्म होता है, इसलिए ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये भी पॉइंट लिखना चाहो तो लिख लो कि देखो चेयर फॉर्म इज द स्टैगर्ड फॉर्म, सो इट इज मोर स्टेबल, ठीक है, ज़्यादा स्टेबल होता है। अब हम लोग इसमें आते हैं, एक्चुअल में आपका बोर्ड फॉर्म को भी थोड़ा सा कर लेते हैं, ठीक है। तो अब नीचे लिखो बोर्ड फॉर्म, तो नीचे अब थोड़ा सा बोर्ड के बारे में भी कर लेते हैं, तो नीचे लिखो बोर्ड फॉर्म। एक्चुअल में जो बोर्ड फॉर्म होता है वो इक्लिप्स फॉर्म होता है। देखो समझते हैं, सबसे पहले ये जो दोनों पोजीशन होता है इसको बोलते हैं फ्लैग पोल पोजीशन। अरे झंडा बांधते हैं ना ऊपर, तो फ्लैग पोल पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्सियल, तो ये इसका इक्वेटोरियल, ठीक है। इसका एक्सियल नीचे होगा, इसका इक्वेटोरियल इधर होगा, मतलब बल्कि थोड़ा सा ऊपर साइड रहेगा ये, ठीक है। इसमें भी देखो ये ऊपर क्योंकि जा रहा है तो इसका एक्सियल नीचे ही होगा और इसका इक्वेटोरियल, तो क्योंकि लास्ट वाले में अल्टरनेट चले तो इसलिए ज़्यादा स्टेबल है, पर यहाँ पर दोनों ऊपर जा रहा है तो ये दोनों ऊपर जा रहा है तो इसलिए दोनों का एक्सियल नीचे है, ठीक है। सेम वही यहाँ पे पीछे वाले में भी होगा।
ठीक है, ये आपके पास हो गया। ठीक है, ये तो ये इसका डायग्राम है। तो इसमें देखो क्या हो रहा है कि एच ए के पीछे एच ए आ रहा है, एच ए के पीछे एच ए आ रहा है। ठीक है, तो इसमें नीचे लिखो कि लिखो बोर्ड फॉर्म इज वेरी अनस्टेबल बिकॉज carbon at flagpole position repel each other and also hydrogen present at flagpole carbon repel each other। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन से लिखो बोर्ड फॉर्म इज ऑल्सो इक्लिप्स फॉर्म सो दिस इज अनस्टेबल। एक तो इक्लिप्स फॉर्म होता है, देखो इक्लिप्स मतलब कि अगर आप देखो बोर्ड को अगर आप ऐसे देखो, मतलब बोर्ड को अगर आप ऐसे देखो तो आपको दिखाई देगा इस हाइड्रोजन के पीछे दूसरा हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के पीछे दूसरा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन है तो वो इक्लिप्स फॉर्म है, तो इसलिए वो अनस्टेबल होता है। ठीक है, अब इसको देखो ड्रॉ कर देते हैं, इक्लिप्स फॉर्म है। तो चलो इसको 1 कर लेते हैं फिर से, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। ठीक है, ये इक्लिप्स फॉर्म में इसलिए वो अनस्टेबल होता है। तो ये 2, ये 3, ठीक है ये। तो ये 2 के पीछे 3, दोनों देखो एक दूसरे के आगे, देखो इसके पीछे यार इक्लिप्स फॉर्म रहेगा, और ये इसमें 2 से जो जोड़ा है वो आपके पास है 1, और जो 3 से जो जोड़ा है वो आपके पास है 4। ठीक है, फिर 4 आपके पास वापस आया 5 में, और आपके पास ये जो है ये 6। ठीक है, तो ये इक्लिप्स फॉर्म होता है, इसलिए अनस्टेबल होता है। ठीक है, अब देखो होता क्या है, अगर आप 4 वाले कार्बन को ध्यान से देखो, अगर आप इसको खींच के ऊपर भेज दो तो बन जाएगा बोट, उसको लेके नीचे आओ तो बन जाएगा आपके पास, नहीं सॉरी, बन जाएगा चेयर। अगर आप 4 वाले को देखो, इसको खींचो, अगर आप इस बॉन्ड को खींचोगे तो इससे जुड़ा हुआ ये वाला हाइड्रोजन भी सब घूम जाएगा। देखो अगर आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो इससे जुड़ा हुआ सारे हाइड्रोजन ये इधर आ जाएगा, ये इधर। तो अगर आप इसको खींच दोगे तो बोर्ड फॉर्म से बन जाएगा चेयर फॉर्म, फिर से इसको दबा दो तो फिर बन जाएगा बोर्ड। तो इक्लिप्स फॉर्म होता है बोट और स्टैगर्ड फॉर्म होता है चेयर। इसको ऊपर खींच दोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास बन जाएगा चेयर फॉर्म। ठीक है, ये तो नीचे लिख लो कि चेयर फॉर्म एंड बोट फॉर्म आर कन्फर्मेशनल आइसोमर ऑफ ईच अदर एंड सो दे कैन बी इंटर कन्वर्टेड इनटू ईच अदर। तो एक दूसरे में वो कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग चलो इसमें कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं। तो मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूँ कि जो इन पे मिलते हैं चेयर फॉर्म और बोर्ड फॉर्म में, जो रिलेशन पूछे जाते हैं उस पर। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं कि कई बार पूछा जाता है कि बताओ इसका आपका दूसरे वाले से क्या रिलेशन है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ, एक बात याद रखना पहले, अगर आपसे चेयर फॉर्म में पूछे कि कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो जो बल्की ग्रुप होता है, याद रखना बल्की ग्रुप, देखो बल्की ग्रुप जो होते हैं बड़े, जैसे CH3 होगा तो इनमें रिपल्सन ज़्यादा होता है, तो बल्की ग्रुप को हमेशा इक्वेटोरियल में रखना प्रेफर करते हैं। तो नीचे लिखो, इसमें लिखो कि बल्की ग्रुप रिपेल ईच अदर, सो बल्की ग्रुप इज ऑलवेज प्रिफर्ड टू प्लेस्ड एट इक्वेटोरियल पोजिशन टू मिनिमाइज द रिपल्सन। ठीक है, तो इसमें देखो हम लोग कुछ मॉलिक्यूल ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले ये सिस से कि ट्रांस, अगर आपसे मान लो कोई पूछता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा इक्वेटोरियल पे, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा एक्सियल पे। तो ये एक्सियल, ये इक्वेटोरियल, तो ये क्या बताया था, ये बताया था सिस। अरे 1-2 पोजीशन पे ध्यान रखना, ये सिस है। ठीक है, ये सिस फॉर्म है ये। तो मान लो आपके पास एक ये है और एक दूसरा फॉर्म मान लेते हैं आपके पास कुछ ऐसा, मैंने ड्रॉ कर दिया।
मान लीजिए आया, तो ये कैसे होगा? देखो अब आपके पास क्या होता है, जब ये ऊपर जाएगा तो ऊपर नीचे, भाई चेयर में भी तो घूम सकता है ना ये, तो वैसे केस में जब ये ऊपर जाएगा तो ऊपर वाले नीचे आएगा, तो वैसे करने पे क्या हुआ, वो एक्सेल से बन गया इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल वाला बन गया एक्सेल में। तो इन दोनों में अगर आपको कोई रिलेशन पूछे, मतलब आप ध्यान रखना कि अगर एक का एक्सेल दूसरे का इक्वेटोरियल हो गया और एक का इक्वेटोरियल दूसरे का एक्सेल हो गया, तो हम लोग इनको बोलते ये है कन्फर्मेशनल आइसोमर, क्योंकि कन्फर्मेशनल आइसोमर में क्या होता है, आपको पोजीशन चेंज हो जाता है। या फिर देखोगे तो ये भी सिस है, देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होने के लिए एक सिस एक ट्रांस होना चाहिए, तो ये आपके पास क्या, ये आपके पास सिस आइसोमर। तो अगर एक का ज्योमेट्रिकल मतलब एक का एक्सेल दूसरे का अगर इक्वेटोरियल बन गया, तो ये इस केस में ध्यान रखना, फिर आपके पास मतलब एक का एक्सेल दूसरे का इक्वेटोरियल बन गया, तो ये आपके पास क्या रहता है, कन्फर्मेशनल आइसोमर। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये। अब हम लोग देखो बच्चों इस चैप्टर के सबसे लास्ट पार्ट में आ गए हैं कि हम लोग ने जो प्रोजेक्शन पढ़े हैं उनके इंटर कन्वर्जन करते हैं, स्पेशली न्यूमैन प्रोजेक्शन एंड फिशर प्रोजेक्शन में इंटर कन्वर्जन। तो हम लोगों का लास्ट टॉपिक है इंटर कन्वर्जन ऑफ प्रोजेक्शंस। ठीक है, तो कुछ भी स्टार्ट करने के पहले एक बात याद लिख लो या आप याद रख लो कि देखो जो आपके पास जो फिशर प्रोजेक्शन होता है, मैं ये बात फिशर प्रोजेक्शन के लिए बता रहा हूँ, इसको कहीं और मत इन्वॉल्व करना। तो जो फिशर प्रोजेक्शन होता है, अगर आप उसके मॉलिक्यूल को 180 डिग्री या 360 से घुमाओगे तो वैसे सेम ही आएगा। अगर आप उसके मॉलिक्यूल को 180 या 360 से रोटेट करते हो तो दोबारा वही सेम मॉलिक्यूल मिलता है। ठीक है, तो आप लिखना चाहो, सिर्फ ये रूल फिशर प्रोजेक्शन के लिए वैलिड है। ठीक है, मतलब अगर मॉलिक्यूल आर है तो अगर आप उसको 180 से घुमाओगे तो वो आर ही मिलेगा, अगर वो एस है तो 180 डिग्री से घुमाओगे तो एस ही मिलेगा। ठीक है, इफ नीचे लिखो, इफ अ ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ फिशर प्रोजेक्शन and that molecule is rotated by 180 degree, then optical property of molecule does not changes। तो मॉलिक्यूल का जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी होता है वो चेंज नहीं होता, मतलब फिशर प्रोजेक्शन वाले मॉलिक्यूल को अगर आप 180 डिग्री से घुमाते हो तो उसका ऑप्टिकल प्रॉपर्टी जैसा था वैसा ही रहता है। ठीक है, तो याद रखना कि फिशर प्रोजेक्शन मॉलिक्यूल को 180 डिग्री से घुमाने पे कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, हम लोग फिशर प्रोजेक्शन से न्यूमैन प्रोजेक्शन और न्यूमैन प्रोजेक्शन से फिशर प्रोजेक्शन सीखेंगे। ठीक है, देखो करना कैसे, किसी मॉलिक्यूल को ड्रॉ कर लेते हैं, लिख लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास है Cl OH, ये H और यहाँ बल्कि चलो OH कर लेते हैं, कोई वैसे दिक्कत नहीं, आप कुछ भी कर सकते हो। और ये H और ये CH3, ये CH2 CH3। देखो कैसे कन्वर्ट कैसे करना है। ठीक है, तो न्यूमैन प्रोजेक्शन में भी देखो 2 कार्बन का जरूरत पड़ेगा, तो आप क्या लिखो, इसको लिखो पहला कार्बन और इसको लिखो दूसरा कार्बन। ठीक है, तो ये फर्स्ट ये सेकंड। तो अब आप क्या करो, इसको डॉटेड लाइन से मतलब मान लो ये मिडिल से है, और आप अब क्या करो, इस वाले पार्ट को मतलब ऊपर वाले पार्ट को ऐसे आगे ले आओ। ठीक है, ऊपर वाले कार्बन को आप आगे ले आओ तो आपका न्यूमैन प्रोजेक्शन आराम से देखो बन जाएगा। देखो कैसे करना है, तो देखो ऊपर वाले पार्ट को आपको आगे ले आना है, तो ये जो डॉट होगा ये पहला वाला कार्बन रिप्रेजेंट करेगा, इसमें इधर OH इधर H और नीचे CH3। मैं रिपीट करता, देखो क्या किया, पहले एक डॉटेड लाइन बना लिया, मतलब मॉलिक्यूल को 2 पार्ट में डिवाइड किया, और ऊपर वाले को मैं नीचे लेके आया। तो देखो OH राइट में रहा तो राइट में, H लेफ्ट में रहा तो H लेफ्ट में, और CH3 ऊपर वाले को मैं नीचे लेके आया तो देखो CH3 आके नीचे। ठीक है, सेकंड वाले में जैसा लगा वैसा लगा रहने दो, कुछ करना ही नहीं है। तो ये क्या हुआ, तो पहला कार्बन देखो डॉट से, सेकंड वाला कार्बन ये, इसमें जैसा था वैसा ही, ये Cl इधर और ये H इधर, और नीचे वाला क्या है CH2 CH3। तो बस ये हो गया इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन। समझ में आया क्या किया, बहुत सिंपल है।
इसको डॉटेड किया और ऊपर वाले को नीचे लेके आ गए, तो नीचे लेके आ गए तो क्या हुआ, मतलब ये फॉलो करोगे तो सबसे सिंपल, मैं एक तरीका और बताऊंगा पर पहले ये ज़्यादा प्रिफर्ड रहेगा, मतलब कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऊपर वाले को हम लोग मतलब इसको आगे कर दिया तो देखो ये पहला कार्बन, पहला वाले कार्बन में H OH और CH3, दूसरे वाले कार्बन में इधर H, ये Cl और C2H3, ठीक है, ये पहला तरीका है। या एक तरीका और है, आप देखो दूसरा क्या कर सकते हो, दूसरा क्या कर सकते हो, पहले वाले को रहने दो, मतलब पहले वाले को रहने दो, मतलब पहला वाला जो इसको रहने दो, मान लो पहला वाला दूसरा वाला, ठीक है। मैंने पहले क्या किया था, पहले वाले को आगे लेके आया, ठीक है, ये किया, और भाई पहले वाले को यही बता रहे, पहले वाले को मैं आगे लेके आया, ठीक है। अब देखो ये मान लो पहला कार्बन दूसरा, ठीक है, दूसरा तरीका ये, पहले वाले को रहने दो, दूसरे वाले को पीछे ले जाओ। याद रखना पहले वाले को या तो आगे ले आओ या फिर नीचे वाले को पीछे लेके जाओ, ठीक है, ये ध्यान रखना। पहले वाले को आगे, एक ही तरीका यूज करो, कभी गलती नहीं होगी। ज्यादा सीखोगे ज्यादा कंफ्यूजन होगा, मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, पर एक ही चीज है वो, पहले वाले को या तो आप आगे लेके आ जाओ या फिर नीचे वाले को क्या करो, पीछे ले जाओ, ठीक है। तो नीचे वाले पीछे, तो कैसे हो सकता है, देखो एक तरीका यही है, पहले वाले को डिस्टर्ब नहीं किया, CH3 H और OH, नीचे वाले को मैं ऊपर लेके गया, ठीक है, नीचे वाले को मैं ऊपर लेके गया तो क्या हुआ, ये पहला वाला कार्बन था, दूसरा वाला, नीचे वाले को ऊपर लेके गए तो वही CH2 CH3, और यही था, इसको पहला वाला जो था वो वैसा ही रहा, अब ये ऊपर चला गया तो ये ऊपर चला जाएगा ये, और फिर इधर वही ये H और ये Cl। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो समझ में आया, तो किस तरीके से हम लोगों ने कन्वर्ट किया, आपका यह है। और अगर आपको मन करे, अगर आपको मन करे, मान लो अगर आपको मन करता है न्यूमैन प्रोजेक्शन से फिशर प्रोजेक्शन बनाना, तो क्या करना, ये पहला वाला है तो देखो पहला वाले में ऊपर होता है, तो आप इसको ऐसे उठा देना, पहला वाला आप इसको ऊपर ऐसे उठा देना, ठीक है, पहले वाले को ऊपर उठा देना तो ये आ जाएगा। या देखो पहला वाला ऑलरेडी ऊपर रहता है तो दूसरा वाले को आप उठा के इसे नीचे कर देना, कैसे करके देखते हैं, चलो। इक्लिप्स फॉर्म ही बनाना है, अगर इक्लिप्स फॉर्म नहीं दिया तो इक्लिप्स फॉर्म बनाओ, इक्लिप्स फॉर्म ही बनाना है, ये बात को ध्यान रखना है। मान लो ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसका आपको ड्रॉ करना है फिशर प्रोजेक्शन, तो कैसे करेंगे, ये पहला और ये दूसरा, ठीक है। पहले वाले कार्बन को आप आराम से ड्रॉ कर लो, जैसा बोल रहा है, ऊपर CH3, लेफ्ट साइड है क्लोरीन, तो क्लोरीन, ये क्लोरीन कहना चाह रही है, और राइट साइड है ब्रोमीन, आराम से ड्रॉ कर लो, ठीक है, पहला वाला कार्बन, ठीक है। दूसरे वाले को क्या होता है, आपको कहा था ऐसे कि दूसरे वाले को पलटना है, दूसरे वाले को ऊपर से नीचे लाना है, ठीक है। तभी दूसरा वाला जो इसको ऐसे नीचे, तो अब आप नीचे ले आओ तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा CH3 और इधर होगा फ्लोरीन, इधर होगा हाइड्रोजन, सिंपल। जब भी कन्वर्जन करोगे तो हमेशा आपको इक्लिप्स फॉर्म लेना है, तो ठीक, इसमें नीचे लिखो, व्हेन न्यूमैन प्रोजेक्शन is converted into Fisher projection, always draw eclipse form of Newman projection, always eclipse form को ही ड्रॉ करके करना है, ठीक है। जैसे मैं चलो कुछ और एक कर देता हूं, मान लो एक आपके पास ये फॉर्म हो गया, ठीक है। अगर आपको कन्वर्ट करना है फिशर प्रोजेक्शन में तो इक्लिप्स फॉर्म में ड्रॉ करोगे। अब आप बोलोगे सर कैसा, जैसा आप चाहो, आप चाहो तो नीचे लेके आ जाओ, आप चाहो तो ऊपर लेके आ जाओ, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। मैंने दोनों बताए थे, चलो मैं इसको नीचे लेके आता हूं। तो मैं एक काम करता हूं कि इस पूरे मॉलिक्यूल को, मतलब पहले वाले को 180 डिग्री से घुमा देता हूं, ठीक है। पहले वाले को
180 डिग्री से मैंने घुमा दिया। इक्लिप्स फॉर्म में ही लेके जाना है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखो क्या होगा, सेकेंड वाला ब्रोमीन, आयोडीन और CH2 CH3, ठीक है। पहले वाले को घुमाया तो यहाँ पे CH3 आ गया, फ्लोरीन घूम के इधर चला गया और हाइड्रोजन घूम के इधर आ गया, ठीक है। यही किया, मतलब ये फ्लोरीन और ये हाइड्रोजन, ये पहला वाला है दूसरा, ठीक है। देखो पहला वाला हाइड्रोजन है, इसको 180 डिग्री से घुमाया तो फ्लोरीन उधर चला गया, हाइड्रोजन इधर आ गया, CH3 नीचे आ गया, ठीक, यही हुआ आपके पास। अब करेंगे कैसे, जब ऐसा केस होगा, ये 1 वाला ऊपर है तो 1 वाला ऊपर जाएगा, अरे 1 वाला ऊपर है तो 1 वाला ऊपर, तो कैसे होगा। अब आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, देखो 1 वाला ऊपर जाएगा तो CH3, इधर फ्लोरीन, इधर हाइड्रोजन, ठीक है। ऊपर जाएगा तो वो राइट लेफ्ट वही रहेगा, फिर इधर ब्रोमीन, इधर आयोडीन, फिर CH2 CH3, ठीक है। इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। समझ में आया होगा कि कैसे फिशर प्रोजेक्शन से न्यूमैन प्रोजेक्शन और न्यूमैन प्रोजेक्शन से फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करते हैं। यही दोनों सबसे इंपॉर्टेंट है आपका। अब होता क्या है, एक चीज और आपको देखो, न्यूमैन प्रोजेक्शन दिया रहता है, मैंने कहा था इसका नोमेनक्लेचर आ जाता है, वो मैंने बता रखा है। कई बार न्यूमैन प्रोजेक्शन दिया जाएगा और आपसे पूछेगा कि बताओ कि 2 मॉलिक्यूल में कैसा रिलेशन, या फिर ये पूछ लेगा कि ये मतलब 2 मॉलिक्यूल में कैसा रिलेशन है, तो आप निकाल सकते हो। हाँ, अगर स्ट्रक्चर बदल गए तो स्ट्रक्चर आइसोमर। पर अगर आपको मान लो कि एक न्यूमैन प्रोजेक्शन दिया है और आपसे पूछे कि ये बताओ मेजो है कि ऑप्टिकली एक्टिव है, तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो आप हमेशा बनाओगे इक्लिप्स फॉर्म। अगर आपने न्यूमैन प्रोजेक्शन का फुली इक्लिप्स फॉर्म बना लिया, देखो पहली बात तो ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए कायरल कार्बन चाहिए, ये बात, ये सब तो बाय डिफॉल्ट ट्रू है, ये ध्यान रखना कि अब आप बोलोगे सर कायरल कार्बन नहीं हुआ तो, अरे ये सब तो बाय डिफॉल्ट ट्रू है। देखो जैसे आइसोमर के लिए सेम फॉर्मूला होना ट्रू है, वैसे कायरल कार्बन होने के लिए, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए कायरल कार्बन होना जरूरी है इन सब में, ठीक है। इसके बावजूद भी मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो सकता है कि नहीं, मेजो हो सकता है कि नहीं, वो हम लोग कंडीशन चेक कर रहे हैं। अगर आपने मॉलिक्यूल का फुली इक्लिप्स फॉर्म ड्रॉ कर लिया तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो मॉलिक्यूल होगा वो आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, वो मेजो फॉर्म होगा। फुली इक्लिप्स नहीं ड्रॉ कर पाए तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है। तो इसमें नीचे लिखो, इसमें कायरल कार्बन है, ध्यान रखना, बाय डिफॉल्ट कायरल कार्बन उसमें प्रेजेंट है, सब ध्यान रखना। तो इसमें नीचे लिखो इफ फुली इक्लिप्स फॉर्म इज पॉसिबल इन न्यूमैन प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर, इट मीन्स दैट मॉलिक्यूल इज मेजो, वो मेजो होगा। देखो एक तरीका, देखो मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूं। दूसरा, आप चाहो तो न्यूमैन प्रोजेक्शन का, आप चाहो तो न्यूमैन प्रोजेक्शन का फिशर प्रोजेक्शन कन्वर्ट कर लो। देखो न्यूमैन प्रोजेक्शन का फिशर प्रोजेक्शन कन्वर्ट कर लो, R एंड S निकालना आपको आता होगा, एक R है एक S है, दोनों चीजें सिमेट्रिकल है तो मेजो होगा। ये एक तरीका है, मतलब न्यूमैन का ड्रॉ करो, फिशर प्रोजेक्शन R एंड S से चेक कर लो। दूसरा, आप इतना मेहनत नहीं करना चाह रहे, न्यूमैन प्रोजेक्शन में अगर फुल इक्लिप्स बन रहा है, कैसे भी बन रहा है घुमाने पे, तो वो मेजो है, नहीं बन रहा है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव। तो इसमें नीचे लिखो इफ फुली इक्लिप्स फॉर्म इज नॉट पॉसिबल इन न्यूमैन प्रोजेक्शन, इट मीन्स मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव। चलो 2 एग्जाम्पल समझते हैं और इस चैप्टर को खत्म करते हैं। तो ये 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, ठीक है। आपसे कोई पूछे बताओ ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है, तो देखो वैसे आप देखोगे तो ये भी कायरल कार्बन है और सर्किल वाला दोनों कायरल है, ठीक है। अब देख के कैसे, एक तरीका तो है कि आप न्यूमैन प्रोजेक्शन का फिशर प्रोजेक्शन ड्रॉ कर लो और आपको उससे आइडिया लग जाता है, ठीक है। दूसरा तरीका,
देखो इसको घुमाओ और इसको OH के पीछे लाओ, ठीक है, घुमा के इक्लिप्स ड्रॉ करो, ठीक है। तो देखो क्या होगा, CH3 इधर H इधर OH, ठीक है, मैंने घुमाया तो इसको नीचे लाए तो ये OH आ गया, तो CH3 इधर जाएगा और इधर CH3 आ गया और इसका H ऊपर। तो देखो ये फुली इक्लिप्स नहीं बनना, ये पार्शली इक्लिप्स बनना है। तो अगर कैरल कार्बन है और पार्शली इक्लिप्स अगर बनता है तो इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल है, ऑप्टिकली एक्टिव। आप चाहो तो फिशर प्रोजेक्शन को ड्रॉ करके निकाल के देखना, ये ऑप्टिकली एक्टिव ही निकलेगा, तो ऑप्टिकली एक्टिव है। यहाँ पे देखो अगर आप इसको मतलब किसी एक को मान लेते, इसको आपने अगर 180 डिग्री से घुमा दिया तो देखो OH के पीछे OH आ जाएगा, H के पीछे H आ जाएगा, CH3 के पीछे CH3। देखो ऐसा करने पे क्या होगा, मैं दिखाता हूँ। Me H और OH 180 डिग्री से घुमाया तो OH के पीछे OH, फिर H के पीछे H और Me के पीछे Me। तो ये फुली इक्लिप्स आ रहा है, तो ये आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो आप चाहो तो न्यूमैन प्रोजेक्शन का भी यूज़ करके बता सकते हो कि ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव। तो हम लोगों का ये चैप्टर अब खत्म हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट टर्न से एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।